नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान में बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का एक ही सवाल है कि सर हम तैयारी कहां से शुरू करें, सिलेबस को कैसे पढ़ें, और जो सिलेबस में जो 4 यूनिट दी गई हैं कौन से यूनिट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी सवाल का जो जवाब है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि आपके सिलेबस के बारे में और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़िए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर हर सिलेबस का जो है अपडेट मिलता है दोस्तों। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर एक बार फ्री कंटेंट जरूर देखें, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम जो आयोजन होता है, एग्ज़ाम जो होता है आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो पेपर होता है वो हमेशा ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है? ओमार सीट, ठीक है ना। ओमार सीट पर जो है आपका एग्ज़ाम होता है, इसका मतलब ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके जो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है। तो एग्जाम पैटर्न ध्यान रखना, पेपर 1 राजस्थान जीके और पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस, उन दोनों का एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहता है। सेम कैसे? 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और दोनों पेपर के अंदर अलग अलग आपको क्या लाने होते हैं? 40% लाना कंपलसरी होता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं पेपर 1 जो जीके जीएस का रहेगा, जिसके अंदर आपके सिलेबस के 4 टॉपिक है, जिसमें हम राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, फिर उसके बाद राजस्थान का करंट अफेयर और वर्ल्ड का और इंडिया का जीके और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पेपर 2 जो है लाइब्रेरी साइंस का रहता है। उस पेपर 2 के अंदर आपको पता है कि 4 यूनिट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 में जो सबसे पहले नाम है इसका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज्ञान जगत। तो ज्ञान जगत जो है आपके यूनिट 1 का नाम है, जिसमें पहला टॉपिक है ज्ञान जगत का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। जिसमें दूसरा टॉपिक है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है विशेषता। ज्ञान जगत का संरचना, ज्ञान जगत की विशेषता। तीसरा टॉपिक है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय निर्माण की विधियां। चौथा जो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय के प्रकार। और पांचवा टॉपिक है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर मैपिंग कैसे की जाती है ज्ञान जगत के अंदर। तो यूनिट 1 के अंदर आप टोटल कितने टॉपिक है दोस्तों? 5 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो यूनिट है, वो यूनिट है आपके बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? कैटलॉगिंग। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कैटलॉगिंग से जुड़ा ये जो टॉपिक है। तो बिब्लियोग्राफिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कैटलॉग पर्पस, यानी कैटलॉग क्या होता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। फिर कैटलॉग का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैटलॉग के प्रकार कौन से होते हैं। फिजिकल फॉर्म, यानी कैटलॉग 2 प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, जैसे फिजिकल फॉर्म है, इनर फॉर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं ओपेक। तो कैटलॉग में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है ओपेक के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग के कौन कौन से सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल, कितने सिद्धांत है, कितने उपसूत्र दिए गए हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, कि आपके डॉक्यूमेंट को जब आप कैटलॉगिंग में कैटलॉग करते हो तो उसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं करंट ट्रेंड इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, कि वर्तमान के अंदर कौन कौन से जो क्या कह सकते हैं कैटलॉगिंग करंट में चल रहा है। जैसे हम बात करते हैं आरडीए है, जैसे AACR 1 है, ठीक है। उसके बाद AACR 2 है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है ISBD, फिर उसके बाद है मार्क। ये तमाम जो टॉपिक है वो सारे किस में आते हैं दोस्तों? कैटलॉगिंग में आते हैं। CCF हो गया, तो ये कैटलॉगिंग के अंदर टॉपिक है। फिर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग, यानी कौन कौन से कैटलॉगिंग कोड है, सबसे पहले कौन सा कोड आया, वर्तमान में कौन सा कोड चल रहा है। जैसे हम जो कैटलॉगिंग कोड की बात करें तो ये अब इंडिया का जो है CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड है। तो ये तमाम जो टॉपिक है, मतलब कहने का मतलब है अगर हम इसकी बात करें
तो करीबन आपके 15 टॉपिक जो है ये आपके दूसरे यूनिट में से हैं। कितने टॉपिक है? 15 यूनिट, सॉरी 15 टॉपिक। तो सेकेंड यूनिट में टोटल आपके 15 यूनिट जो है यानी 15 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके ज्ञान जो है, ज्ञान संगठन को कैसे मैनेज करना, कैसे व्यवस्थित करना है। उसमें हम सबसे पहले टॉपिक होता है जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। फिर होता है दूसरा नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण के जो है सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तीसरा है स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं। फिर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर। आपके कोर्स में 3 वर्गीकरण पद्धतियां हैं। पहला है आपके सीसी, दूसरा डीडीसी और तीसरा यूडीसी है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि सर कोलन क्लासिफिकेशन जो है हमें क्या पढ़ना पड़ता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोलन क्लासिफिकेशन में करीबन 10 टॉपिक आते हैं। जैसे 10 टॉपिक में से हो गया 5 फंडामेंटल कैटेगरी हो गया, दूसरा हो गया कॉमन आइसोलेट हो गया, तीसरा आपके कॉल नंबर हो गया, चौथा आपके फेज रिलेशन हो गया, ठीक है ना, पांचवा आपके डिवाइसेस हो गया, ठीक है ना, छठा आपका फैसेट सीक्वेंस हो गया। इस तरीके से कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर आपको छोटे मोटे 10 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं डीडीसी। तो डीडीसी के अंदर आपके 15 एवरेज एडिशन हो गया, टोटल 23 एडिशन हो गया। रिलेटिव इंडेक्स क्या होता है? डीडीसी की 3 प्रकार की जो समरी होती है, फर्स्ट समरी, सेकंड समरी और थर्ड समरी होगी। और उसके बाद डीडीसी के जो टेबल है वो टेबल आपको पढ़नी पड़ेगी। उसी तरीके से हम बात करते हैं यूडीसी। तो यूडीसी के जो 7 एडिशन होते हैं, यूडीसी के कौन कौन सी टेबल है, यूडीसी की समरी है, ये सारे टॉपिक आपको तीनों वर्गीकरण पद्धतियों में पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं नोटेशन। नोटेशन यानी अंकन, उसकी आवश्यकता, उसके कार्य और उसकी विशेषता हो गए। फिर हम बात करते हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो वर्तमान में कितनी लाइब्रेरी जो है वर्गीकरण पद्धतियां हैं, उसको किसने डिजाइन किया, उसके बारे में। फिर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स, जो है हर एक वर्गीकरण पद्धति के अंदर इंडेक्स का प्रयोग होता है, प्रत्येक वर्गीकरण पद्धति के इंडेक्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी वर्तमान में कौन सी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ट्रेंड में चल रही है, तमाम जो टॉपिक है यहाँ से आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो आपका ये जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका क्लासिफिकेशन से है। तो इस टॉपिक के अंदर आपके टोटल आपके 20 टॉपिक बनेंगे। कितने टॉपिक बनेंगे दोस्तों? 20 टॉपिक आपके इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। तो 20 और उसमें 15 हो गए, 20 और 15 35, और 35 और 5 जो है करीबन 40 टॉपिक आपके ये हो गए। फिर हम बात करते हैं चौथा यूनिट। तो चौथा यूनिट जो है आपके, जिसका नाम है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद उसके प्रिंसिपल, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के सिद्धांत, फिर सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर। तो इसमें अगर आप मान लीजिए लगभग 5 टॉपिक आप मान लीजिए, तो करीबन आपके जो है कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए छोटे मोटे जो टॉपिक होते हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक बनेंगे 40 से 45 टॉपिक। कितने बनेंगे दोस्तों? मैक्सिमम अगर आप कितना भी ज़्यादा गहनता से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, तो मिनिमम 40 से 45 आपके टोटल आपके ये टॉपिक रहेगा। और अगर मेरा मानना है कि पूरा जो सिलेबस है, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, अगर आप सिलेबस कंप्लीट होता है तो मुझे लगता है कि आपके टोटल 50 घंटों में आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। किसमें हो जाता है दोस्तों? 50 घंटों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक बार सिलेबस करने के बाद आपको कम से कम 4 से 5 बार अगर आप रिवीजन करोगे तब जाकर ये टॉपिक आपके माइंड में 100% बैठेगा। अगर आपको लगता है कि मैं एक बार पढ़ने से मुझे 100% क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं। बार बार पढ़ने से आप जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा क्लियर होगा। तो 50 घंटे का जो सिलेबस है आप आराम से कर सकते हैं। अगर आज रोज का एक टॉपिक भी अगर आप पढ़ते हो तो समझ लीजिए आप 50 दिन के अंदर आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। आप ही की तरह हर साल हजारों विद्यार्थी तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत कम लोग इसमें सिलेक्शन ले पाते हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या उनकी मेहनत में कमी है? नहीं, एक्चुअली समस्या यह है कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन वो मेहनत सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में नहीं करते हैं। आजकल आपका कोई भी विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है, मार्केट में जाता है,
बहुत सारी किताबें लेकर आ जाते हैं। कुछ विद्यार्थी टेलीग्राम में जो है अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करते रहते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर जो है अलग अलग वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन लेने के लिए 3 स्टेप जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और अगर आप 3 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन लेने के लिए आपका जो पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए, लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और आप में से 90% विद्यार्थी डिस्टेंस एजुकेशन से आपने डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डेफिनेशन है उनको डेफिनेशन समझने की जरूरत है, जो आपके लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो टॉपिक है। उसके बाद जो है उनमें आपस में डिफरेंस समझिए, जो भी कैटलॉगिंग है, क्लासिफिकेशन, जब आप टॉपिक पढ़ते हैं आपस में जो भी डिफरेंस है, सीसी क्या होती है, डीडीसी क्या होती है, यूडीसी क्या है, इन तीनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना है। फिर उसके बाद जितने भी उसके जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल आपको फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम्पल के आधार पर ही आप जो है उन चीज़ों को अलग अलग तरीके से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व होगा। फिर हम बात करते हैं दूसरा स्टेप जो होता है सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपके सिलेक्शन का राज है, सीक्रेट है, रहस्य है। दूसरा जो है आपका जो स्टेप है उसमें हम बात करते हैं कि हर टॉपिक का नोट्स बनाइए। मैं बार बार नोट्स बनाने के लिए क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप मान लीजिए कहीं ऑफलाइन भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ऑफलाइन में भी जो टीचर बोलता है आप बैठे बैठे नोट करना पड़ता है। तो हम ऑनलाइन के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स बनाए, क्योंकि ये पहली बार जो सब्जेक्ट है आप पढ़ने जा रहे हो। तो नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद जब नोट्स बनाते हो ना, हर एक टॉपिक की आप डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि आपके 100 सवाल है, 100 सवाल में से 1-2 सवाल हमेशा डेफिनेशन का पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका फाउंडर कौन है, जो है वो टॉपिक कब डेवलप किया गया था, कौन कौन से एक्ट है, कौन कौन सी कमिटियां, कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, और जितने भी सारे जो फैक्ट है उन फैक्ट की जो है अलग तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। इन सबको एक बार नोटबुक में लिखिए, क्योंकि एग्जाम से पहले यही नोटबुक आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर एक बार आपने अपने सारी चीज़ें अगर नोट्स बना लिए हैं तो एग्जाम से 2 महीने पहले उन नोट्स को जो है आप जो है कम से कम 10 बार से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। और लाइब्रेरी साइंस में सारा खेल जो होता है वो रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्यूशन पर होता है। और तीसरा जो स्टेप है सिलेक्शन लेने का, सिलेक्शन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलता। एक हमेशा ध्यान रखना, आपको लगता है कि मैं एक दिन पढ़कर या कुछ समय पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। रोज थोड़ा पढ़िए। आप ये नहीं कह रहे हो रोज 10-12 घंटे पढ़िए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, रोज पढ़िए, लेकिन आप कंसिस्टेंटली रेगुलर आप पढ़िए। रोज 2 घंटे सुबह पढ़िए, 2 घंटे शाम को पढ़िए, लेकिन पढ़े जरूर, लेकिन लगातार पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप लगातार 1 महीना पढ़ रहे हो, बीच में 10 दिन आप गायब हो जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। और कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से बड़ी होती है। तो पहला जो टारगेट क्या होता है कि आप सिलेबस को पूरा करना होता है। तो सिलेबस को पूरा करने के लिए आपको लगातार जो है डेली आपको समय निकालना होगा। फिर मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन हैबिट आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन आपकी जो आदत है लिखने की, फिर उसके बाद रिवीजन करने की, फिर उसके बाद एमसीक्यू जो है सॉल्व करने की, ये आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी दोस्तों। और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म से अभी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हुए। 300 पद थे, 300 में से कम 200 के आसपास जो विद्यार्थी हमारे आरपीएससी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, जिनको आप ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है सेकेंड ग्रेड में जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। और आपको पता है कि हाल ही में हमारे हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया था। हम पूरे इंडिया के विद्यार्थी, हमारे यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के विद्यार्थी पढ़ते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अभी हाल ही में हमने शानदार रिजल्ट दिया। 78 पोस्ट थी, उसमें करीबन 40 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो है भारत का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ आपको वीडियो के नीचे पीडीएफ के नीचे टेस्ट, और सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर और बहुत ही मिनिमम जो है प्राइस पर आपको मिल जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप डाउनलोड करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक बार फ्री कंटेंट जरूर देखें दोस्तों।